जी वंस अगेन वेलकम टू द शो। वोट खरीदने और बेचने का एक सिलसिला शुरू है पाकिस्तान की सियासत में, उसको रोक सकते हैं या नहीं? लेकिन बड़ी माज़रत के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसका भी कुछ थोड़ा बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर बाहर जा रहे थे, तो हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड जो है, वो आप रखें तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप देख लें, मैं और आप अगर पाकिस्तान की अदालतों में जाएँ, तो 50 रुपए पर हमारी क्या ज़मानत हो सकती है? लेकिन अदालतों ने 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, जो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। और जिनकी गारंटी पे भेजा है शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हमें जॉइन कर लिया है इस्लामाबाद से जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वराइश साहब ने, जो कि एडवोकेट भी हैं, तज़कियाकार भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं टेलीविज़न पे, और आजकल बहुत सारे टेलीविज़न पर वो अपीयर भी होते हैं। चाहिए ये राजा रियाज साहब की एक कॉल भी लीक हुई थी, और वो मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ कि देखें कि उनके इलाके के लोग जो हैं वो कितने, यानी कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि आपने वोट इमरान खान के नाम पे लिया है और अपनी वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं, या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आप वोट करने जा रहे हैं। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है ये जो टेलीफ़ोन यकीनन आपने भी सुनी होगी। ज़रा सुनिएगा, सुनाता हूँ मैं आपको एक बार फिर। बीबुल्ला अर्ज कर रहे चिम्मा तो राय साहब। हाँ जी बीबुल्ला की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। क्यों? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। और नहीं भाई साडा काम ही कोई नहीं सी ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। वो देखें ये कसम खा रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिएगा। मेरा नाम आमिर तलाल गुपांग है। मैं हल्का NA 186 जिला मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे ये हाथ में सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो हमारे वज़रा अरस्तु सारा दिन टीवी चैनल्स पे आके लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी क्या हाल चाल है, खैरियत से? जी बिल्कुल दुआएं। आप ठीक ठाक? कि जो सियासी जंग है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, सड़कों में नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी को आप रोक नहीं सकते वोट डालने से। तो आप क्या कहेंगे, ये जो 63A है इसका जो इतना मतलब शोर मचा हुआ है, आप थोड़ी सी, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना शुरू कर देते हैं, वो जी 63A है क्या? देखिए बात ये है कि इसमें पहली चीज़ तो ये कि जो PTI है उसने अपना वेन्यू जो चेंज कर लिया है जलसे का, वो अब परेड ग्राउंड में करेंगे। परेड ग्राउंड में करेंगे, डी ग्राउंड से उन्होंने अपने आप हटा दिया है। अब वो अच्छा, अब इसमें ये है जी कि जो मेन चीज़ है कि जो डिफेक्शन क्लाज है जिसका जिक्र होता है कि अगर कोई शख्स जो है जो MNA हो और वो जिस पार्टी के टिकट से उसने इलेक्शन लड़ा हो, अगर उसके खिलाफ वो 3-4 सूरतों में वोट डालेगा तो उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई हो सकती है और उसको डी-सीट किया जा सकता है। पहली सूरत इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस। सेकंड सूरत नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और द चीफ मिनिस्टर, या फिर मनी बिल है, बजट है, इसके ऊपर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जो है। अब उसकी जो एक्चुअल जो रीडिंग है अगर उसको किया जाए तो वो इस तरह से है कि अगर कोई मेंबर जो है
वो वोट डालेगा इन तीनों सूरतों में पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट, तो जो पार्टी का हेड है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो पहले जवाबदल भी करेगा मेंबर की, उसको शोकाज करेगा, उसके बाद डिक्लेरेशन जो है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अगर कौमी असेंबली है तो उसको पेश करेगा कि जिसको डी सीट किया जाए। स्पीकर जो है उसको फिर अपनी जो कोडल फॉर्मेलिटीज करके वो इलेक्शन कमीशन को वो डिक्लेरेशन भेज देगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी तरह वो भी ज़ाहिर है अपनी जो प्रोसीजर पूरा करके वो उसको डी सीट करने का नोटिफिकेशन कर देगा। इससे से वो डी, ये तो है आइन की जो नरेशन है एग्जैक्ट, जो हर बार मैं समझता हूँ मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर गुंजाइश क्या बनती है? अब इसके अंदर गुंजाइश ये बनती है कि पहले देखना चाहिए कि स्पिरिट जो थी लेजिस्लेटर्स की क्या है, उन्होंने क्यों डिफेक्शन क्लॉज लगाई, उसकी स्पिरिट क्या थी। और ये मियां नवाज शरीफ के ज़माने में जब वो हुकूमत में थे तो ये अमेंडमेंट पहले आई थी ये वाली। अच्छा, उसमें यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, छांगा मांगा कल्चर, मरी कल्चर, ये सारा होता था, आपको याद होगा। तो इस मेनेस से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि भी ये लगा दिया जाए डिफेक्शन। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो अगर एक आदमी वोट डाल देता है और उसका वोट काउंट हो जाता है तो उसने कंसिक्वेंशियल जो लॉस है वो तो पहुंचा दिया अपनी पार्टी को ना। उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे बाद में, अब वो जो लॉस उसको पहुंच गया है उसका जो वो मुदावा जो है उसका तो नहीं हो सकता ना फिर। अब इसमें जो मेरे ख्याल के मुताबिक एक गुंजाइश बनती है इसके अंदर, वो मेरा वीलॉग भी शायद आपने देखा होगा कि जब वहां पे वो जो मेंबर है जो डिफेक्शन कर रहा है वो जब उस लॉबी में जाएगा जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, जब वहां वो पहुंच गया तो इसका मतलब उसने वोट डाल दिया, ठीक है ना जी, क्योंकि वो बैलेट पेपर है, खुद वो बैलेट पेपर है इस वक्त। उसने जब वहां वोट डाल दिया, जो इंटर हुआ फिजिकली, तो वो उसका वोट हो गया है। अब वोट उसका हो गया है लेकिन अब अभी इसकी काउंटिंग नहीं हुई। उस मौके पे जो हेड ऑफ द पार्टी है वो पॉइंट आउट करे स्पीकर ऑफ असेंबली को कि जनाब अली मिस्टर सो एंड सो ये जो है हमारी पार्टी के हैं और ये आइन के फलानी जो आर्टिकल है उसकी वायलेशन करते हुए डिफेक्शन कर गया ये, और ये वहां पे जाके वोट दे रहा है, वहां पे पहुंच चुका है, इसने वोट डाल दिया है। तो काउंटिंग से पहले स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है नहीं तो इम्तियाज भाई ये कैसे पता लगेगा कि वोट उसने अगेंस्ट डाला है जब तक आप वोट खोल के देखेंगे नहीं? नहीं मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वोट नहीं, बैलेट पेपर नहीं है ना सर। अच्छा। ये जो नो कन्फर्म मोशन होना ना, इसमें बैलेट पेपर नहीं है। अच्छा। इसमें वो शख्स खुद गया, उस लॉबी होएगी, एक लॉबी होगी, उसमें स्पीकर का जो इस लॉबी में आ जाएंगे वो अदम एतमाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब उस मौके पे जो हेड ऑफ द पार्टी पॉइंट आउट करेगा वोट काउंटिंग से पहले स्पीकर को, और स्पीकर जो है चाहे तो उस पर रूलिंग दे सकता है, यानी उसको डी सीट नहीं कर सकता लेकिन उसका वोट वो काउंट नहीं करेगा, उसका वोट रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना जी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इंस्टेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये है कि आपने देखा होगा कि जो उनको शोकॉज नोटिस इशू हो चुके हैं उन मेंबर्स को जो डिफेक्ट कर रहे हैं। तो एक पहली फॉर्मेलिटी वो पूरी हो चुकी है शोकॉज नोटिस करने की। अब इसके ऊपर जो है स्पीकर को वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये है मेरे ख्याल में जो रास्ता है बन सकता है, और स्पीकर उसको वोट ना काउंट करेगा, वोट ना काउंट करने के बाद फिर उसका जब मामला इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। अब जो गवर्नमेंट ने जो रेफरेंस पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस सीख कर ली एक तरह से, ठीक है जी। उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या उसको वोट डालने से रोका जा सकता है, एक सवाल ये भी है। और एक सवाल आपको पता ये भी है कि जब ये डी सीट होगा तो ये नाहल लाइफ टाइम के लिए होएगा या कुछ के लिए होगा। तो जी 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 ठीक है, आप कह रहे हैं रखें। अच्छा, अब इसके अंदर इफ्तिखार भाई का जो इंटरनेट है वो भी कुछ खराब है, गड़बड़ कर रहा है। अच्छा ठीक है जी। पहले इस्लामाबाद में प्रॉब्लम है, ये चल रहा है इस वक्त। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब ऐसी सूरत में ये एक रास्ता जो है ये बनता है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, ये देखिए एक बार जब उसने उसका वोट अगर काउंट कर लिया, उसने नुकसान तो कर दिया ना, कंसिक्वेंशियल डैमेज तो हो गया, बिल्कुल। तो उससे रोकना चाहिए। जो स्पिरिट है आइन की या आइन बनाने वालों की या अमेंडमेंट करने वालों की, वो ये थी कि उसको रोका जाए।
تو یہ روکنے کا راستہ میرے خیال کے مطابق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے اسپیکر آپ نے دیکھا کہ عام طور پہ ووٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے نا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو پرچی پہ ووٹ ڈالتے ہیں اس کو کئی بار وہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. جی اچھا امتیاز بھائی، میں آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ ذرا مصروف ہیں، دوسرے چینلز پہ بھی جاتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ادارے جو ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا دوسرے ادارے ہوں، وہ اس چیز کو کیوں نہیں روک پاتے؟ آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے باہر جانا چاہ رہے تھے، حکومت نے 7 ارب کا بانڈ رکھا، لیکن عدالت نے 50 روپے پہ ان کو باہر بھیج دیا. اصل میں دیکھیے اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیئرلی اسپیکنگ پہلے تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے نا جی جی گورنمنٹ کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، پہلا چیز تو یہ ہے. ٹھیک. اب رہا سوال کہ اس کے خلاف جب ہائی کورٹ نے اس کی لمٹ اماؤنٹ کم کر دی اس کی اسٹیمپ پیپر پہ اور گارنٹی کی، تو اس کے خلاف جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، وہ اس کے خلاف اپیل کر دیتے فوراً اور اس کے اوپر سٹے لے لیتے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں مائٹ بھی جو ڈیسیژن چینج ہو جاتا. تو بہرحال یہ چیز تو ہے، اس میں ظاہر بات ہے جج جب بیٹھا ہوتا ہے کورٹ میں تو وہ اپنے وزڈم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اور کوشش تو کرتا ہے پورا کہ وہ بالکل صحیح ہے، وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں. لیکن امتیاز بھائی، میں اور آپ چلے جائیں اور 50 روپے کی ہمیں ضمانت کوئی دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی یہ تو ایک انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ بندہ کو دیکھ کے اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس میں جو غریب آدمی ہے، اب دیکھیں نا آج تک کون سا بندہ ہے جو کہ سزا یافتہ ہو اور اس کو ملک کسی باہر جانے کی اجازت دی گئی ہو کہ وہاں جا کے علاج کروا لے؟ یہاں تو بیچارے لوگ جیلوں کے اندر مر جاتے ہیں. اور جیل کا جاوید بھائی ماحول ایسا ہوتا ہے جی جی کہ وہاں جو بڑا صحت مند بھی جاتا ہے نا وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے وہاں پہ. وہاں پہ بڑا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے، سٹریس کا ماحول ہوتا ہے، اور وہ کمفرٹیبل ماحول تو نہیں ہوتا نا، تو وہاں تو سارے بیمار ہوتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. امتیاز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم، اور انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ضرور بات ہوگی. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر.